हेलो। कंफर्म है आवाज? एयर एयरफोर्स की फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी? भाई मेरे एयरफोर्स की फाइनल कट ऑफ अभी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ती नहीं है। जो आपकी पहली वाली होती है ना, उसी के आसपास वाली ही सेम। हाँ जी भाई, चलिए क्लियर है सभी को। तो पहला टॉपिक है भाई आप लोगों का आज का। टॉपिक वन कवर करा दिया है। टॉपिक टू, सेल्डम इफ एवर का प्रयोग किया जाता है, ना कि सेल्डम इफ नेवर। मतलब कहने का है कि आपको दो फ्रेज दिए होंगे, या तो दिया होगा सेल्डम इफ एवर, या दिया होगा सेल्डम और नेवर। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, कभी कभार या कभी नहीं। ठीक है, कभी कभार या कभी नहीं। तो यहां पे लिखा है सेल्डम और नेवर का प्रयोग होता है, या सेल्डम ऑफ इफ एवर का प्रयोग होता है। तो या तो और आएगा तो और के साथ नेवर आएगा, इफ आएगा तो इफ के साथ एवर आएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, और हिंदी में इसका अर्थ होता है कभी कभार या बिल्कुल भी नहीं, शायद ही। शायद ही मतलब बहुत ही कम। ठीक है, हिंदी में अर्थ भी लिख दिया इसके लिए। अगर सेल्डम इफ एवर से वाक्य की शुरुआत होती है, या सेल्डम और नेवर से वाक्य की शुरुआत होती है, तो आगे दिए हुए क्लॉज में आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इन्वर्जन करना पड़ेगा। इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पहला एग्जांपल, सेल्डम इफ नेवर ही वेंट देयर। ठीक है, कभी कभार वो वहां जाता है। तो सबसे पहले तो सेल्डम इफ एवर को ही उसने गलत दे दिया है ना, तो इसे यहां पर गलती कर देंगे। दूसरी गलती क्या है कि यहां पर इन्वर्जन होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, सेल्डम इफ एवर, मुश्किल से ही या शायद ही वो वहां गया था कभी। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब आ गई। तो ये आपका हो गया इन्वर्जन। हाँ जी। अच्छा। हाँ, ये 301563। लो ये चाहे ले लो, 301563। 301563। 301563। हाँ जी। सेल्डम और नेवर, अब यहां पर सेल्डम और नेवर ये पेयर तो बिल्कुल सही दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे का जो क्लॉज है उसमें इन्वर्जन नहीं दिया है, तो इसकी वजह से फिर ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा भाई? सेल्डम और नेवर, ये तो सही है। हेल्पिंग वर्ब जो टेंस दिया हो उसी की हेल्पिंग वर्ब निकलती है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो मैंने यहां पर डू निकाल लिया, ही के सॉरी डज, सिंगुलर है ना ही, उसके हिसाब से। और यहां पर पास्ट इंडेफिनिट था, तो उसके हिसाब से डिड निकाल लिया। तो अब मेरा जो ये है इन्वर्जन बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो टॉपिक नंबर टू में तो कोई ज्यादा खास बात नहीं है, बस दो ही बातें हैं। क्या है कि भैया, एक तो सेल्डम इफ एवर से शुरुआत होगी, इफ आएगा तो पेयर बनेगा एवर से, और आएगा तो पेयर बनेगा नेवर से। दूसरा, इसके बाद आने वाला जो क्लॉज है वो कैसा होगा? कैसा होगा आगे वाला जो क्लॉज है? इन्वर्जन फॉर्म में होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं होगी। लो जी, कई सारे एग्जाम्पल हैं इसको करने के लिए। ये रहा, सेल्डम इफ एवर हैव आई गिवन हिम ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। शायद ही मैंने उसे कभी हर प्रकार का सपोर्ट दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। सेल्डम और नेवर हैज शी ट्राइड, तो सेल्डम और नेवर, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों सही है। सेल्डम इफ एवर हैव दे विजिटेड, तो ये भी तो सही है ना, सेल्डम इफ एवर सही है। और आगे हैव दे विजिटेड इन्वर्जन है, ये भी सही है। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक खत्म होता है। अब आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड पे, ये क्या कहना चाह रहा है? टाइप नंबर थ्री। टाइप नंबर थ्री क्या कहता है? लेट्स सी। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई इत्यादि वाले शब्द के पहले किसी कंजक्शन का प्रयोग किया गया जाता क्या नहीं जाता परीक्षा में इफ या दैट
लगकर आता है, जो कि नहीं होगा। अब क्योंकि मैं हिंदी में इसलिए लिख देता हूं क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे ना बड़े परेशान हो जाते हैं इसको लेकर। रही बात इंग्लिश मीडियम वाले, वो थोड़े से समझ जाते हैं, कभी कभी नहीं समझते तो मैं इंग्लिश में तो खैर बोल ही देता हूं। देखो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका ये मतलब है कि सेंटेंस में अगर डब्ल्यू एच वर्ड दिया हो तो आपको पता होना चाहिए ये डब्ल्यू एच वर्ड ही किसका काम करता है, कंजक्शन का काम करता है। सेंटेंस के मिडिल में तो डब्ल्यू एच वर्ड ही किसका काम करता है भाई, कंजक्शन का काम करता है। तो इसका मतलब जब डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा तो इससे पहले आप दैट का इस्तेमाल, डब्ल्यू एच वर्ड के साथ दैट का इस्तेमाल नहीं करोगे। पेपर में दैट ही वो आपको लगा कर दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम करता है। तो इसे आप हटा देना वहां से, ठीक। अच्छा जी, पहला राम आस्क्ड मी, राम ने मुझसे पूछा। अब यहां पर है आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब है कि ये इंटेरोगेटिव रहा होगा, ठीक है। तो जब इंटेरोगेटिव रहा होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप इसमें दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यही जो वाई है यही किसका काम करेगा, कंजक्शन का करेगा। गीता आस्क्ड यू, यहां आस्क्ड का मतलब है कि ये इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में तो इस बार इफ भी कंजक्शन में लग जाता है और हाउ भी लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भैया क्या करेंगे, अब ऐसी परिस्थिति में एक हटा देना है आपने कोई सा भी, क्योंकि ये भी स्टार्ट हो सकता है ये भी हो सकता है। तो हम इफ या वेदर को हटा देते हैं, हाउ को ही रख लेते हैं, ठीक है। शी आस्क्ड मी दैट, अब आस्क्ड का मतलब है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में दैट आ ही नहीं सकता, तो मैंने यहां से दैट को हटा दिया, ठीक है। तो ये आस्क्ड जो होता है ये पहचान होती है कि सेंटेंस आगे का जो है वो इंटेरोगेटिव था, तो इंटेरोगेटिव में फिर डब्ल्यू एच वर्ड ही यूज होता है। अगर मान लो यहां पर टोल्ड होता और सैड होता, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा है, टोल्ड और सैड की कंडीशन में आप यहां पर क्या लगाते, आप यहां पर दैट का ही इस्तेमाल करते, ना डब्ल्यू एच वर्ड आता ना इफ या वेदर आता, ठीक है। ये बात है, ये रहा। दे इंक्वायर्ड ऑफ द ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर से पूछा। तो यहां पर क्या आ गया, इंक्वायर्ड आ गया, ये लीजिए इंक्वायर्ड आ गया। इंक्वायर्ड ऑफ का मतलब आस्क्ड ही तो होता है, ठीक है। तो इंक्वायर्ड ऑफ का मतलब क्या है, एक तरीके से आस्क्ड, दे आस्क्ड द ड्राइवर। तो अब इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कंजक्शन में डब्ल्यू एच वर्ड वेयर ही लगाना है, दैट को हटा देना है, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर सैड है और यहां पर भी सैड है, तो अब आप इफ को हटा दोगे, सीधा क्या करोगे, सैड दैट। यहां पर भी सैड है तो यहां पर भी दैट लगा दोगे, इफ हटा दोगे। तो ये मैंने इसीलिए लिख दिया कि सैड और टोल्ड होगा तो हम कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। और आस्क्ड होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड या इफ या वेदर, ठीक है। इसको भी लिख दूं यहीं पर, लो लिख देता हूं दोबारा से, नहीं तुम भोंदू लोग हो। टोल्ड हो या सैड हो, इसके साथ हम कंजक्शन लगाएंगे दैट। आस्क्ड हो तो इसके साथ दो कंजक्शन बनते हैं, या तो बनेगा इफ या वेदर या बनेगा डब्ल्यू एच वर्ड। ये परिस्थिति बनती है, ठीक है भाई। ये दो कंडीशन आपकी तैयार होती हैं। अब आता है टाइप 4, ऑल्दो और दो। टाइप 4 की तरफ चलते हैं कि भैया इसमें बड़ा पंगा होता है, आज इसके दर्द दूर करूंगा मैं आप लोगों के। ऑल्दो और दो किससे बनता है इसका पेयर भैया, मेरे बीएससी सेकेंड ईयर में 62% है, क्या मेरा एफ कैट में, नहीं भाई देखो एफ कैट देने के लिए आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं, जो फाइनल ईयर की डिग्री आती है, मतलब कंप्लीट बीएससी, ठीक है, फाइनल ईयर, वहां आपके 60% होने चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में तो आ गए और सेकेंड ईयर में नहीं आया या थर्ड ईयर में नहीं आया, ठीक है। बीएससी में 60 का मतलब है कंप्लीट होने चाहिए पूरा। तो ऑल्दो और दो का पेयर किससे बनता है भैया, यट से बनता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेंटेंस को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो इसका मतलब भैया ये वाली बात कहना चाह रहे हो कि आप अगर ऑल्दो या दो है तो यट आ जाएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि यट आएगा तब भी ठीक है, यट नहीं आएगा तब भी ठीक है। बोला लेकिन हमने तो पढ़ा है कि यट आता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है बाबू, कंपलसरी नहीं है ये। यट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। हाँ अगर इसकी जगह पे बट आया या स्टिल आया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको तो तुम्हें फिर काटना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो पहली बात। दूसरी बात, ऑल्दो और दो कभी भी फ्रेज नहीं लेता। अब आपको समझ में आएगा फ्रेज और क्लॉज की वैल्यू। ऑल्दो और दो कभी भी फ्रेज नहीं लेता, ये अपने पीछे दो क्या लेता है, C1 और C2 नाम के दो क्लॉज लेता है। जब भी आप ऑल्दो की और दो की बात करोगे, तो ऑल्दो हो या दो हो, ये हमेशा दो क्लॉज को जोड़ेंगे, C1 C2। फ्रेज या नाउन प्रोनाउन नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये C2 ये C1। और हां, ये दोनों क्लॉज में बातें एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, ओपोजिट होनी चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बातें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूं कि उसने मेहनत करी, उल्टा हो गया, वो फेल हो गया, तो ये दोनों विपरीत बातें हैं, तो इसके लिए ऑल्दो का इस्तेमाल हो जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल में। पहला, ऑल्दो ही वॉज पुअर, भले ही वो गरीब था फिर भी वो ईमानदार था। अब मुझे लगाना है तो मैं यट लगा दूंगा। ठीक है, जब मेरे को ब्लैंक दे ही रखा है तो मैं यट लगा दूंगा, नहीं तो छोड़ भी सकता हूं। दो, द बॉय वॉज लेम, भले ही लड़का जो था वो लंगड़ा था फिर भी वो तेज दौड़ा, तो जब ब्लैंक दे रखा है तो मैं यट लगा दूंगा इसमें। ठीक है। ऑल्दो द रूम्स आर इन डिलैपिडेटेड कंडीशन, भले ही कमरे बहुत खस्ता हालत में हैं फिर भी ऑनर जो है उन पर नोटिस नहीं देता, मतलब उन पर ध्यान नहीं देता। यहां कॉमा लग गया बस, मतलब समझ जाओ यट की जरूरत नहीं है। रट्टू तोता बच्चा जो होता रटने वाला, वो पता है यहाँ क्या मार देगा, वो बोलेगा ना भाई मैं तो इसमें यट लगाऊंगा। नहीं है, ये नो एरर है, ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें यट लगाओगे ही लगाओगे। ठीक है, और लगा हुआ होगा तो भी गलत नहीं है, तो बस ये ध्यान रखना है। अब आते हैं बात आगे। ऑल्दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब तुम कहोगे भैया ये क्या कह दिया आपने, तो देखो मैं यही नई चीज सिखा रहा हूं आपको। क्या, ऑल्दो ही इज रिच, मतलब ऑल्दो के साथ आप एक क्लॉज लगाते हो जिसमें आपको यूज करना पड़ता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, ये होता है ऑल्दो के साथ क्लॉज। लेकिन इसी ऑल्दो का मीनिंग जो है वो एज से भी आ जाता है निकल के। बस फर्क क्या है कि आपको एडजेक्टिव पहले लेना पड़ता है और इसमें सब्जेक्ट बाद में लेना पड़ता है। ठीक है, रिच एज ही इज, इसका मतलब है भले ही वो अमीर है फिर भी वो कंजूस है। ही इज अ माइजर, माइजर नाउन होता है तो आर्टिकल लगेगा। बोला भैया ये समझ नहीं आया, ये क्या कह दिया, अब समझाएंगे ना दोबारा से। मतलब कहने का ये है कि या तो ऐसे लिख दो, ऑल दो से शुरुआत कर दो और यहां पर क्या दे दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। या ऑल दो नहीं यूज करना, इसी मीनिंग के लिए एज भी यूज करना कर सकते हैं। और अगर ये यूज करना है तो फिर आप ये नहीं करोगे कभी सोचो यहाँ पहले शुरू में एज लगा दूं फिर ही इज रिच, नहीं, पहले रिच लगाओ एडजेक्टिव, फिर एज लगाओ फिर ही, तो ऐसे बनेगा। तो रिच एज ही इज, इसका मतलब है भले ही वो अमीर है। ठीक है, लो जी, ऑल्दो शी इज इंटेलिजेंट, अब ऑल्दो से शुरुआत की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव आ गया, चलो जी। लेकिन एज से शुरुआत करोगे ना, मतलब एज को लाओगे तो पहले एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। इंटेलिजेंट एज शी इज, भले ही वो इंटेलिजेंट है वो एग्जाम पास नहीं कर सकती। अब मैं इसका कोई एग्जाम्पल तुम्हें देता हूं और तुमसे बनवा के देख लेता हूं एक, है ना। ऑल्दो भले ही वो बहुत छोटा है लेकिन वो सब कुछ जानता है। बनाओ, सिक्स का भी बनाओ और सेवंथ का भी बनाओ। भले ही तुम लेट हो फिर भी तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बताओ, इन दोनों को बनाओ। पेयर कंजक्शन के साथ डबल सेंटेंस आता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है।
शक्ति चौधरी कह रहा है सर क्लॉज और सेंटेंस में क्या फर्क होता है। मेरे भाई हर सेंटेंस को, सॉरी, हर क्लॉज को जरूरत होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन सेंटेंस तो ऐसा भी हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। मान लो मैंने आपसे कहा कम हेयर, यहां आओ, कम हेयर यहां आओ, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही नहीं। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही नहीं। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं हो गया। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमेशा ही आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है। और एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉज हो सकते हैं, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। तो यानी कि सेंटेंस बड़ा होता है और क्लॉज छोटा होता है, मतलब एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज भी हो सकते हैं। ठीक। लेट एज यू आर, वेरी नाइस। तो चीते हो तुम वैसे तो। लेट एज यू आर बन गया ये, लेट एज यू आर, कॉमा, लेट कहाँ है, ये तो नीचे वाला है। ओहो, इसका बनाना है ना पहले। यंग एज ही इज, ये हो जाएगा आपका C1, कॉमा, ही नोज एवरीथिंग, ये हो जाएगा आपका C2। ऑल दो यू आर लेट, तो लेट एज यू आर, ये हो जाएगा C1, और C2 जो होगा वो सेम होगा। अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। अगला चलते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 4 हो गया कंप्लीट, अगला है टाइप 5। क्या है भैया टाइप 5? कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट। इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का कॉन्सेप्ट, इन दोनों का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है के बावजूद। ठीक है। लेकिन इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट मीनिंग तो वही देते हैं जो ऑल्दो और दो देता है, बट समस्या क्या है, ये दोनों है प्रेपोजिशन, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूं। और ऑल्दो और दो क्या है, कंजक्शन। ये दोनों कंजक्शन अपने पीछे कभी भी कोई नाउन प्रोनाउन या फ्रेज नहीं ले सकते, ये क्या लेते हैं, क्लॉज। और ये प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेती है, फ्रेज। फ्रेज आएगा या फिर नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, बस ये एक फर्क है। मीनिंग दोनों का सेम होता है, ये बात याद रखना। स्टडिंग वेरी हार्ड राधिका कुड नॉट पास द एग्जाम। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी राधिका एग्जाम पास नहीं कर पाई। स्टडिंग वेरी हार्ड, इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये फ्रेज। अब फ्रेज लगाने के लिए अब हमने आपको बहुत डीप में पढ़ा दिया है कि आप कंजक्शन का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते, और डिस्पाइट अपने पीछे ऑफ लेता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ स्टडिंग वेरी हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी। अब शी वर्कड वेरी हार्ड, ये हो गया मेरे भाई क्लॉज, हो गया क्लॉज। जब ये क्लॉज हो गया तो आप प्रपोजिशन तो लगा ही नहीं सकते। कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गई, तो इसका मतलब दो बातें विपरीत हैं, और विपरीत बातों को जोड़ने के लिए हम लोग ऑल्दो का यूज करते हैं, बिकॉज का नहीं। बिकॉज तो कारण बताता है कि ये कारण है और इसका परिणाम ये है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। लो जी, ऑफ हैवी रेनफॉल, इसका आंसर मुझे तुम बताओ क्या होगा इसमें। ऑफ हैवी रेनफॉल द क्रॉप्स कुड नॉट ग्रो। भारी बारिश, बारिश जो है वो बहुत भारी हुई। तो भारी बारिश के कारण फसलें जो हैं वो उग नहीं पाई। ठीक है। या बावजूद, तो भैया ये हो जाएगा बावजूद। और बावजूद के लिए हमें क्या जाएगा, प्रेपोजिशन। ऑफ आ गया ना, तो डेस्पाइट तो ऑफ लेता नहीं है,
हैवी रेनफॉल क्या है अपने आप में? क्लॉज है? नहीं, क्लॉज नहीं, फ्रेज है। फ्रेज है, तो फ्रेज के लिए फिर क्या लगाओगे? इन स्पाइट ऑफ लगाओगे। ऑफ यहाँ दे ही रखा है। के बावजूद बारिश भारी थी फिर भी फसलें नहीं उग पाई। अगला है टाइप 6। नो सूनर का पेयर किससे बनता है? हर बच्चा बच्चा जानता है कि भैया नो सूनर का पेयर देन से बनता है। इसका मतलब होता है एट, इट मींस एट द मोमेंट दैट। एट द मोमेंट दैट का मतलब होता है जैसे ही वैसे ही, या उसी समय। उसी समय, जैसे ही वैसे ही, उसी समय। ठीक है। इट इज द निगेटिव ऑफ एज सुन एज। देखिए, एज सुन एज का मतलब भी वही होता है, जैसे ही वैसे ही। लेकिन ये एज सुन एज का निगेटिव है। आप कहोगे भैया निगेटिव का मतलब ये कि ये नो सूनर से स्टार्ट होता है, ठीक है, एज सुन एज से भी स्टार्ट होता है। एक तो इसका नो सूनर का तो पेयर होता है देन, एज सुन एज का कोई पेयर नहीं होता। दूसरा वाक्य एज सुन एज से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन नहीं होता। नो सूनर से स्टार्ट होगा तो यहां पर आपको पता ही है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। तो ये इन्वर्जन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद नो सूनर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, जिसको हम इन्वर्जन कहते हैं। बात वही है, मैंने स्ट्रक्चर भी लिख के दे दी। नो सूनर से स्टार्ट करोगे तो पहले आपकी कौन सी आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और पेयर तो आपको पता ही है देन से बनता है। जैसे कि नो सूनर वी केम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, तो इसका सही क्या बनेगा? एक मैं बनाता हूं, बाकी आप बनाना। नो सूनर, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो उसी की तो हेल्पिंग वर्ब निकलेगी। नो सूनर डिड वी कम, तो डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड वी कम आउट, और अब आगे पूरा सारा सेम। ठीक है। ऐसे ही ये बनेगा, क्या बनेगा? नो सूनर, नो सूनर, अब यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब निकाल लो। डिड आई सी फादर, डॉट डॉट डॉट, आगे पूरा सेम चलेगा। तो जब भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा तो आपको ध्यान रखना है कि उसका इन्वर्जन जरूर होगा, हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी पहले। ठीक है जी। ये दोनों तुम बताओ जरा करके, फोर वाला और थ्री वाला, जल्दी। थर्ड और फोर्थ आपको करके बताना है। देन तो सीडी में कंपैरिजन डिग्री में आता है। अरे बाबू, वहां कंपैरिजन डिग्री में आता है, यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ कंजक्शन के रूप में आ रहा है। हर जगह एक जैसा सेम नहीं आता बेटा, अलग अलग भी होता है। हाँ जी भाई, बताइए कौन सा बनेगा? तीसरे वाला तो नहीं बनेगा सर, तीसरे वाला नहीं बनेगा। चलो जी। हाँ, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, डिड के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, और नो सूनर का पेयर देन से भी है, तो ये तो 100% सही है। लेकिन नो सूनर वाला ये वाला बदलेगा। नो सूनर डज, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज, फिर उसके बाद शी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बनेगा नो सूनर डज शी सी यू, और उसके बाद बनेगा देन, और ये आगे चला जाएगा पूरा, आगे पूरा सेम रहेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। लो इसे करके बताओ अब, ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, फिफ्थ वाला, और फिर ये वाला बताना, सिक्स्थ वाला।
ये वाला भी करके दिखाना। दोनों बताओ क्या आंसर बनेगा। ये देन कंजक्शन होता है, ये देन एडवर्ब होता है। एक बच्चा पूछा था देन और देन में क्या फर्क होता है। चलो जी, अब समझिएगा भाई। पांचवें क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया, नो सूनर शुरू में, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो मेरे भाई नो सूनर को शुरू में लाने की जरूरत नहीं है, वो सेंटेंस सही है। तो इसका मतलब अगर वाक्य नो सूनर से स्टार्ट होगा तभी इन्वर्जन होगा। तो ये बात लिख लो यहां पर नोट डाल के, नहीं तो फंस जाओगे कहीं पर। यदि वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा तभी हम इन्वर्जन कर सकते हैं। इन्वर्जन हम तब कर सकते हैं, केवल कब कर सकते हैं इन्वर्जन, जब वाक्य, नहीं, यदि वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा, नहीं, यदि वाक्य नो सूनर से शुरू होगा, नो सूनर से, यदि वाक्य नो सूनर से शुरू होगा तभी इन्वर्जन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर सब्जेक्ट से हो गया ना तो फिर इन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, फिर वो सेंटेंस वहां सही है, ठीक है। अब जैसे ये नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, इसका बताओ क्या बनेगा। नो सूनर, नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहां पर डिड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी पास। बस हो गया, और आगे पूरा सेम चलेगा। आगे वाले में तो चेंज ही नहीं करना आपको। सत्य यादव कह रहा है कि क्या भैया हेड नहीं हो सकता यहाँ पर। देखिए, अगर यहाँ पर हेड ऑलरेडी लिखा होता, हेड पास्ट, तो मैं हेड भी लगा देता। बट यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसी के हिसाब से मैंने हेल्पिंग वर्ब निकाली है डिड। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट पर इसमें तो निकाली ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको हेड दिया होगा तो हेड लगा दोगे, मेन है कि हेल्पिंग वर्ब लानी है, तो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म। ठीक है भाई, चलिए आपने अब सीख लिया भैया, टाइप 6 आपने अच्छे से सीख लिया नो सुनर के बारे में। और आपने एक आज काम की बात भी सीखी यहां पर, नई नई चीज, कि अगर नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इन्वर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 7, द रीजन वाई या द रीजन फॉर, ठीक है। इसका पेयर आपको पेपर में सिंस से देगा, नहीं बनाना, एज से देगा, नहीं बनाना, ओइंग टू से देना, नहीं बनाना, ड्यू टू से देगा, नहीं बनाना, बिकॉज से देगा, नहीं बनाना। तो भैया फिर बनाना किससे है, इन सब की जगह दैट से बनाना है। क्यों भैया, क्योंकि ये यहां क्या लिखा है, द रीजन, रीजन का मतलब है कारण, और ये भी सारे क्या बताते हैं, कारण। तो कारण का कारण से पेयर नहीं बनता, सुपरफ्लस हो जाता है, इसलिए दैट से पेयर बनता है, ठीक है। अब ये आसान हो जाएगा। द रीजन वाई यू विल बी रिजेक्टेड, तुम रिजेक्ट हो जाओगे, इसका कारण है दैट, कि यू आर टू यंग, तुम बहुत छोटे हो। द रीजन फॉर हर एब्सेंस, उसकी एब्सेंस का कारण है कि वो बीमार है, तो अब आ जाएगा दैट, क्योंकि यहां रीजन उसने खुद लिख दिया। अगर यहां खुद लिख दिया और मैं यहां एज सिंस बिकॉज ड्यू टू ओइंग टू लगा दूं, तो मतलब रीजन रीजन सुपर प्लस हो जाएगा ना, रीजन रीजन सुपर प्लस हो जाएगा, तो इसलिए दैट आएगा वहां पर। द रीजन वाई ही लाइक्स हर, कारण वो उसको पसंद करता है, इज दैट शी हैज अ क्लियर कंसाइंस, कंसाइंस होता है सही और गलत की परख, सोच, तो उसे सही और गलत की परख है, इसलिए उसको पसंद करता है। द रीजन फॉर हिज फेलियर, उसके फेलियर का कारण एग्जाम में है उसका आलस्य। अब मेरे भाई यहां पर दैट का भी इस्तेमाल नहीं होगा।
अभी तक तो मैं आपको द रीजन फॉर के साथ या द रीजन वाई के साथ दैट लगवा रहा था, अब मैं इसको भी मना कर रहा हूं, यहां पर कुछ नहीं आएगा, खाली छोड़ दो इसको एज इट इज। क्यों? क्योंकि भैया दैट तब आएगा जब आगे क्लॉज हो, और यहां पर तो क्या दिया है, फ्रेज। अच्छा भैया ये बात है कि दैट हम तभी लगाएंगे जब क्लॉज होगा, हाँ बाबू। अगर कुछ नहीं है तो फिर खाली छोड़ दो, और लिखा भी है वी यूज दैट ओनली व्हेन क्लॉज इज गिवन। ओनली व्हेन क्लॉज इज गिवन, जब क्लॉज दिया होगा तभी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का। और ये तो फ्रेज है, क्लॉज में तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। हाँ, अगर यहां पर हिज लेथार्जी की जगह लिखा होता ही इज लेथार्जिक, मान लो हिज लेथार्जी की जगह लिखा होता ही इज लेथार्जिक, अब क्या करते, अब हम यहां पर कर देते दैट ही इज लेथार्जिक, क्योंकि सब्जेक्ट और प्लस वर्ब मिल जाता हमें, दैट ही इज लेथार्जिक। ठीक है, अब बताइए यहां तक कोई मन में किसी के डाउट? यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं? यहां तक तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां तक कुछ ऐसा है नहीं जो बहुत ज्यादा तंग करने वाली बात थी। ठीक है, अब मैं चलता हूं टाइप 10 पे। आप कहोगे भैया टाइप 10 पे कहां चले गए आप सीधा सीधा, आपने तो दो टाइप छोड़ दिए, 8 और 9। तो बाबू तुम्हें पता है कि मैं वो चीजें पहले अरेंज करता हूं जो आपके माइंड में बहुत आसानी से चली जाए। कोई ऐसी चीज जो तंग करे वो मैं नहीं लेता, वो लेता हूँ कहाँ ले लूंगा वो मुझे पता है कहाँ अरेंज करना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेट नहीं करना ना, आपको बहुत प्यार से समझाना है। मुझे नहीं समझना, मेरे को तो आता है, आपको समझाना है। अगर मैं वो वाले टॉपिक उठा दूंगा तो आप फंस के रह जाओगे यहीं पर। चलिए भाई, अब का अगला टॉपिक है टाइप 7। कराने तो मैंने सारे ही हैं, बात तो वो भी है, वो भी कराने तो अगले उसमें कराऊंगा जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, अब यहां कराना है। तो अगला टॉपिक है कि भैया डाउट और डाउटफुल, इसका पेयर किससे बनता है? डाउट और डाउटफुल का पेयर बनता है भैया इफ या वेदर से। कौन से सेंटेंस से बनता है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव में। डाउट और डाउटफुल का पेयर बनता है किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में किससे बनता है? दैट से बनता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किससे बनाएंगे? दैट से बनाएंगे। तो या तो रट लो इसको, है ना, या फिर सीख लो, सिखाता हूं मैं क्यों। देखो, अब पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है कि उसे डाउट है। ये जो इफ या वेदर है ना, ये ऐसे कंजक्शन है जो आपका डाउट खड़ा करते हैं। क्या खड़ा करते हैं? डाउट रेज करते हैं, डाउट खड़ा करते हैं। और दैट कभी भी डाउट खड़ा नहीं करता, ये आगे क्या देता है अपने पीछे, अपने बाद एक स्टेटमेंट। तो जब किसी वाक्य में डाउट होगा तो उस डाउट को खड़ा करने के लिए इफ या वेदर आएगा, और जब डाउट नहीं होगा तो स्टेटमेंट आ जाएगा। जैसे शी इज डाउटफुल, वो डाउटफुल है मतलब उसे डाउट है, तो शी इज डाउटफुल का मतलब है कि उसे डाउट है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब उसे डाउट है तो आप क्या लगा दो? इफ या वेदर लगा दो, क्योंकि डाउट खड़ा करने के लिए तो इफ या वेदर आते हैं। ही इज नॉट डाउटफुल, ये निगेटिव है, मतलब उसे डाउट नहीं है। जब उसे डाउट ही नहीं है तो डाउट खड़ा थोड़ी ना करेंगे इफ या वेदर से, फिर सीधा कंजक्शन क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो, अब आता है इंटरोगेटिव, डू यू डाउट। लेकिन यहां पर डाउट कंफर्म नहीं है, आप किसी से पूछ रहे हैं। इंटरोगेटिव का मतलब क्या तुम्हें डाउट है, तो क्या यहां पर कंफर्म हो गया डाउट? नहीं। जब कंफर्म नहीं है तो इसका मतलब आप दैट लगाओगे। कंफर्म केवल एक ही कंडीशन में होता है, पॉजिटिव में। जैसे यहां पर देखो, ही डाउटेड, उसे डाउट था, पॉजिटिव है ना सेंटेंस, तो अब इफ लगा दो या वेदर लगा दो। लेकिन इन दोनों में भी एक ध्यान रखना, जब भी कभी सेंटेंस और दिया हो तो इफ की जगह क्या आ जाएगा? वेदर आ जाएगा। क्योंकि मेरे भाई, वेदर ही एक ऐसा कंजक्शन है चॉइस के लिए, जब हम किससे पेयर बनाते हैं? और से। यानी कि और का पेयर इफ से नहीं बनता, किससे बनता है? वेदर से बनता है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है वेदर, ये अरे नालायक आदमी, ये वाला वेदर मौसम होता है, ये वाला वेदर मौसम होता है, और ये वाला जो वेदर होता है ये कंजक्शन होता है। ठीक है, लिखी जो तुमने कहानी मेरी।
क्लियर हो गया भाई बात? अब यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पे। 11, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 11? देखो, नॉट बिकॉज, तो मेरे भाई नॉट बिकॉज का पेयर किससे बनेगा? नॉट बिकॉज का पेयर बनेगा बट बिकॉज से। नॉट बिकॉज का मतलब होता है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए। ठीक, जैसे नॉट ओनली का बट ऑल्सो से है ना, बस वही है। और इसका मैंने लिख भी दिया, इट मींस नॉट फॉर दिस रीजन, इसलिए नहीं, बट फॉर अनदर रीजन, बल्कि इसलिए। आई वॉन्ट टू ज्वाइन एनडीए, मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूं, नॉट बिकॉज आई नीड अ जॉब, इसलिए नहीं मुझे जॉब की जरूरत है, तो फिर बट बिकॉज। नॉट बिकॉज का पेयर बट बिकॉज से। कई बच्चे बट ऑल्सो, अबे वो नॉट ओनली होता है ना, तब नॉट ओनली का बट ऑल्सो से लगाते हो। नॉट ओनली का बट ऑल्सो से, नॉट बिकॉज का बट बिकॉज से। शी लाइक्स यू नॉट बिकॉज यू आर हैंडसम, वो तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करती कि तुम हैंडसम हो, बट बिकॉज, लेकिन इसलिए पसंद करती है क्योंकि तुम्हारे कंसाइंस सोच सही जो है, सोच जो है वो बहुत सही है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो सही है। तो शी लाइक्स यू नॉट बिकॉज यू आर हैंडसम, बट बिकॉज यू हैव अ क्लियर कंसाइंस, लेकिन इसलिए क्योंकि तुम्हारी कंसाइंस जो है वो सही है। तो बस उसमें तो कुछ नहीं था, ये तो बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने कि भाई नॉट बिकॉज का पेयर बट बिकॉज से है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता इसमें। हार्डली स्केर्सली का पेयर किससे बनता है भैया? बताओ किससे बनता है? अभी तो तुम पढ़े थे कि नो सूनर का पेयर किससे बनेगा भैया? नो सूनर का पेयर हम बनाए थे देन से। तो ऐसे ही हार्डली स्केर्सली का पेयर हम किससे बनाएंगे? व्हेन से बनाएंगे। फिर वही बात, सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। हार्डली स्केर्सली से स्टार्ट होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। इन्वर्जन दोनों में होगा, ठीक है, चाहे किसी से भी स्टार्ट कर लो। यहां भी इन्वर्जन और यहां भी इन्वर्जन। When two actions are joined with this conjunction, जब दो एक्शन इस कंजक्शन से जोड़े जाते हैं, the second action takes place after the first। इसका वही मतलब है कि इसमें एक काम पहले हो जाता है और हाँ, दूसरा काम उसके बाद होता है? अच्छा हाँ, ये तो मंगाए थे मैंने, ये क्या है? वहीं रख दो, चलो मेरे उस पर रख दो। हाँ, हाँ लो, कितने बोल रहे हैं? लो। हम्म, ठीक है। व्हाट इज 79? 79 क्या होता है? अरे 79 होता क्या है, कान के नीचे मारूंगा तेरे। 79, अच्छा। तुम्हें पता थी 79 क्या होता है? तुम्हें भी नहीं पता? देख ले, और मजे ले रहा है। हाँ जी, तो भाई ये बात समझ में आ गई कि नो सूनर का पेयर किससे बनता है? नो सूनर का पेयर बनता है मेरे भाई देन से। और हार्डली स्किर्सली का पेयर किससे बनता है मेरे भाई? हार्डली स्किर्सली का पेयर बनता है व्हेन से। ठीक है, व्हेन टू एक्शंस आर जॉइंड विद दिस कंजक्शन द सेकंड एक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर दी, तो मैंने बता ही दिया। अब करते हैं शुरुआत। हार्डली हैड ही गॉन, मुश्किल से वो निकला ही था। अच्छा, ये गलत क्यों ठहराया इसने? सोचो जरा दिमाग से। हार्डली से तो शुरुआत हो रही है, ये तो बिल्कुल सही है। हार्डली से शुरुआत हो रही है तो ये तो सही है। हार्डली से शुरुआत हो रही है, पेयर किससे बना दिया? व्हेन से बना दिया। ये भी से, ओहो, 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 तभी तो मैं कहूं कुछ तो गड़बड़ है दया। हार्डली से शुरुआत हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेड पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, शायद तुमने देख ली होगी, पकड़ ली होगी, है ना? और आगे का तो सेम चलेगा, वो तो सेम ही रहेगा। दूसरा, स्केर्सली वी हैड, अब तो देखो ये तुरंत पकड़ लेंगे हम इसको। स्केर्सली हैड वी बॉट, BOUGST, scarcely had we bought the tickets when,
आगे का पूरा सेम चलेगा। ठीक है जी, तो इन्वर्जन का होना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, तीसरे को, और एक चौथा बताओ। हार्डली लो भाई, अब करके दिखाओ जरा तुम मुझे। चलिए भाई, देखिए, हो सकता है तुम बच्चों ने यहां पर कोई वो कराओ, लेकिन ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जैसे नो सूनर से शुरुआत नहीं होती ना, ऐसे ही यहां हार्डली स्केर्सली से अगर शुरुआत नहीं है, मान लो सब्जेक्ट से शुरुआत है, तो इसमें भी इन्वर्जन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इन्वर्जन होगा जब हार्डली स्केर्सली से शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें तो करना पड़ेगा। इसमें तो सबसे पहली गलती हार्ड, ये सीजीएल में पूछा था ऐसे क्वेश्चन करके, तो ये हार्ड नहीं होता, हार्ड अलग होता है, हार्डली से शुरुआत होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हार्डली हैड रमन कम आउट, और आगे पूरा सेम चलेगा। हाँ जी, आगे समझ में भाई सभी को? तो ये वाला गलत था सरासर, हमने इसको ठीक कर दिया है। अब हार्डली का पेयर जो है आपको वो परेशान नहीं करेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, चलो जी, अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं भाई। अगला टॉपिक है टाइप 14। आप कहोगे भैया आपने टाइप 13 फिर मिस करवा दिया। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, टाइप 13 मिस कराया है, कोई कारण है? मैं जहां मुझे लगेगा कि अभी इसको अरेंज करना है, मैं वहां अपने आप अरेंज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेन है आपके अंदर कोई चीज स्मूथली उसको इनकलकेट करना, उसको सिखाना। ठीक, उसका जहां लिंक होगा वहां मैं अपना आप लिंक कर दूंगा। अब आता है भैया सो दैट और सो एज में क्या फर्क होता है। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ होता है दोनों का ताकि। ताकि, ठीक है, ये किस लिए आते हैं उसका भी रीजन बताता हूं। यहां आपको मिलेंगे दो क्लॉज। पहले क्लॉज में आपको मिलेगा एक एक्शन, जो डूअर है वो कोई एक्शन करेगा। फिर आपको मिलेगा कंजक्शन सो दैट, सो दैट, या मिलेगा सो एज। ठीक है, सो दैट या सो एज। सो दैट के पीछे आता है क्लॉज, और सो एज के पीछे आता है 2+V1। ठीक है, एक्शन क्या होगा? पहले क्लॉज में क्या होगा? एक्शन। इस एक्शन का यहां पर क्या दिखाया जाएगा? पर्पज, उद्देश्य। अब उस पर्पज को चाहे तो तुम दिखा लो क्लॉज से, और चाहे तुम दिखा लो इन्फिनेटिव से। चाहे क्लॉज से दिखा लो, चाहे 2+V1 से दिखा लो, बात एक ही है। जब क्लॉज से दिखाओगे तो सो दैट, इन्फिनेटिव से दिखाओगे तो सो एज। ये लिख भी दिया मैंने यहां पर ना। फॉर्मर
टेक्स सो क्लॉज, वही वही यहाँ फॉर्मर लेटर क्या करना, जब मैंने कह दिया सो दैट के पीछे क्लॉज, सो एज के पीछे इन्फिनेटिव। लो, ये भी लिख रखा है यहाँ से, चार चार पांच पांच बार अलग से लिख देता हूं मैं इसीलिए, ताकि डाउट ना हो आपको ना। ठीक। लो भाई, अब फिलअप करो जरा इसमें, बताओ क्या आएगा। कहाँ सो दैट आएगा, कहाँ सो एज आएगा। चार सेंटेंस आपके सामने हैं, चारों के चारों फिल करो। सर न्यू क्वेश्चंस का शीट अभी तक अपलोड नहीं हुआ। बे बाबू, नए क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता है ना मेरे चांद, नए क्वेश्चंस को ढूंढने में, बनाने में टाइम लगता है। तो अपलोड तो होंगे, ये तो कंफर्म है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी ना। सीडीएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सीडीएस के लिए भैया किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर लो, 33% नंबर ले आओ ग्रेजुएशन में, आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एयरफोर्स के लिए जाना है तो फिर आपको बीएससी या कोई ऐसा साइंस वगैरह का सब्जेक्ट, या बीटेक करना पड़ेगा साइंस स्ट्रीम से ना। क्वेश्चन टैग और मॉडल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन टैग और मॉडल के लिए। निशांत, चलेगी 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 चलेगी। चले भाई, देखते हैं आप लोगों ने क्या आंसर दिया मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त, वी ईट, हम खाते हैं। यहां पर दिया है आपको क्लॉज। देखिए ये है आपका एक्शन, और खाते क्यों है, उद्देश्य क्या है, ये है आपका पर्पस, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो यहां पर आ जाएगा दैट, क्योंकि यहां पर है क्लॉज। यहां पर आ जाए दैट नहीं, सो दैट, सो दैट। और यहां पर आ जाएगा सो एज, यहां है इन्फिनेटिव। यहां पर आएगा सो दैट, और यहां पर आएगा सो एज, टू प्लस ई वन दिया है ना आगे। सेम ऐसे ही नेगी स्टडीज, डे इन डे आउट, दिन रात मेहनत करता है। तो आगे क्लॉज है, तो यहां पर आ जाएगा सो दैट। यहां पर क्या है, टू ज्वाइन, तो यहां पर आ जाएगा सो एज, क्योंकि टू प्लस ई वन है ना भाई, ये दिया ना, टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, इसलिए। यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट हो किसी को तो जल्दी से बताओ कि भैया यहां तक कोई डाउट अगर किसी का आया है तो। जितना मैंने यहां तक पढ़ाया है सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस केस में? क्लियर है भाई? हाँ जी। यहां तक कोई डाउट किसी का? सीपीओ के लिए ग्रेजुएट फाइनल होना चाहिए, प्रिया कुमारी, हाँ जी।
हाँ जी, क्लियर है भाई यहां तक सभी को? चलो, अब हम एक और टॉपिक आपको कराएंगे इसी के अंदर, जो कि अभी जितना पढ़ा उसी से रिलेटेड है। तो मेरी आदत यही रहती है कि मैं हमेशा चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को थोड़ा जल्दी आसान समझ में आता है। अब मैं करा रहा हूँ टाइप 18। देखिए, जो टाइप मैंने करा दिया उसका नोट्स में टिक लगाते रहना, क्योंकि कराऊंगा मैं सारे टाइप। एज सुन एज, मेरे भाई, एज सुन एज का हिंदी में अर्थ होता है एट द मोमेंट दैट, या जैसे ही वैसे ही। जब दो क्लॉज एज सुन एज से जुड़ते हैं तो उसका मतलब होता है जैसे ही वैसे ही। अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आप कहोगे भैया ऐसा क्यों हुआ, तो देखो समझाता हूं। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट से, लेकिन फ्यूचर फ्यूचर दो में कभी नहीं आता। ये मैं टेंस में पढ़ा चुका हूं, क्योंकि एक में कंडीशन होती है, और जिस क्लॉज में कंडीशन होती है वहां फ्यूचर टेंस आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें एज सुन एज वाले में फ्यूचर टेंस नहीं रखना होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना होता है। और यहां पर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट दूसरे वाले में, और यही पेपर में आता है। पेपर के हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में फ्यूचर फ्यूचर मत आने देना, ठीक है। और एज सुन एज का पेयर भी किसी से नहीं बनता, ठीक है। देखो लिखा ना, इट डज नॉट हैव एनी कोरिलेटिव कंजक्शन, का मतलब है पेयर नहीं बनता। जैसे ही उसने पिताजी को देखा देखा वैसे ही सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया। तो एज सुन एज से शुरुआत कर दी, एज सुन एज ही सॉ, पास्ट इंडेफिनिट आ गया ना। जैसे ही उसने देखा वैसे ही उसने सिगरेट का टुकड़ा, थ्रू, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू मतलब फेंक दिया। जैसे ही तुम उसे देखते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। जैसे ही देखते हो वैसे ही दिल तुम्हारा धड़कने लगता है, तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन जैसे ही चोर पुलिस को देखेगा वैसे ही वो 9 2 11 हो जाएगा, फ्यूचर फ्यूचर। बट समस्या ये है कि एज सुन एज वाले में आप फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लगा सकते, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो ये है मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें है फ्यूचर इंडेफिनिट। अगली बात समझ में, यही पेपर में तुमसे पूछ लेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से चेक कर, अगर मैं करना चाहूं तो हाँ ऐसे, इसमें बताओ क्या गलती है। एज सुन एज रामू will reach Patna, comma, his friends will come to receive him। तो एज सुन एज, अब दोनों में विल है ना, तो बस ये रखना जहां कंजक्शन हो उसी से फ्यूचर टेंस हटाते हैं। तो प्रेजेंट डेफिनेट में हो जाएगा रीचेज। रीचेज क्यों किया मैंने, क्योंकि रामू सिंगुलर है, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये हो गया आज का टॉपिक आपका समाप्त, इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल या परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4 दिन तो लगभग लगभग क्लास लगती भी है, धीरे धीरे ही कराऊंगा, क्योंकि होता है कि कराने को तो 2 क्लास में भी, अगर टाइम पास मतलब ये करना है कि नहीं यार पूरा करना है, तो पूरा तो भगा के भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि बच्चे को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और इंग्लिश में भी बहुत सारा पढ़ना होता है, तो फिर हम उतना ही कराता हूँ मैं स्पेशली, जितना कि आप पचा सकें उसको, ठीक है। हालांकि कई बार जो बहुत खतरनाक स्टूडेंट होता है उसको तो लगता है कि नहीं यार कम ही हुआ है, लेकिन जो, अब मेनली क्या होता है बेसिक बैच में, जनरली क्या होता है कि हमारा वो बच्चा भी बहुत सारा होता है। जैसे मैं अगर कहूँ तो 8 10 हज़ार 10 15 हज़ार बच्चा इसमें वो होता है, होगा, जो क्या है कि आपका बेसिक्स पढ़ रहा है, तो उसे धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। हाँ, जब वो चैप्टर पढ़ लेता है फिर तो, चाहे तुम्हारा बेसिक वाला हो चाहे एडवांस वाला हो, हमसे ज्यादा खतरनाक फिर कोई नहीं होता। वो तुमने देखा है प्रैक्टिस में हवा में ऐसे कैसे फटाफट। तो प्रैक्टिस फास्ट होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट स्लो पढ़ने चाहिए, ठीक है भाई। तो बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे हम आपसे सेम टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद।